सिर्फ नाम का अमीर ससुराल। बहू जरा चाय बना दे, मेरी दीदी आई हैं। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। अपनी सास के कहने पर पूर्वी घर आए मेहमानों के लिए चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद कोकिला दोबारा किचन में आती है। बहू चाय नहीं बनी क्या अभी तक? ये लीजिए माँ जी, चाय तैयार है। मैं चाय लेकर चलती हूँ, तुझे दीदी ने बुलाया है, थोड़ी देर बाद आना। कोकिला चाय लेकर किचन से जैसे ही अपना पहला कदम बाहर रखती है, चाय के कप में मक्खी गिर जाती है। अरे रेस, मक्खी को भी अभी इस चाय में गिरना था। क्या चाय में मक्खी गिर गई? लाइए माँ जी, मैं फटाफट दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे धत बहू, तू भी कैसी बातें करती है। इतना कहकर कोकिला चाय में से मक्खी को निचोड़ कर निकाल देती है और उस चाय को वो मेहमानों को पिलाती है। अब किचन से मेहमानों को चाय पीता देख पूर्वी अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये मेरा ससुराल क्या सिर्फ दिखावे का अमीर है या इस अमीर परिवार के पीछे कुछ और ही राज है? ये अभी माँ जी ने क्या किया? पूर्वी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने अमीर ससुराल में उसकी सास घर आए मेहमानों को चाय से मक्खी निकाल कर वही चाय पिला रही है। अब पूर्वी सोचने को मजबूर थी, क्या सचमुच पूर्वी का ससुराल नाम का अमीर था? क्या इस ससुराल में अमीरी के दिखावे के पीछे गरीबी छुपी थी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी जो कोकिला ने अपने घर आए मेहमानों के साथ ऐसी हरकत की? जानने के लिए हमें कहानी में पीछे चलना होगा। पूर्वी एक गरीब घर की लड़की थी जिसके लिए अमीर घर के लड़के का रिश्ता आता है और शादी पक्की कर दी जाती है। शादी के बाद जब पूर्वी अपने ससुराल में कदम रखती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आलीशान बंगला, चारों तरफ महंगे महंगे झूमर, टेबल, कुर्सी, सोफा और महंगी महंगी चीज देखकर पूर्वी हैरान थी। सचमुच मेरी तो किस्मत खुल गई। इतना आलीशान घर मैंने सपने में भी नहीं देखा था। जिधर नजर घुमा उधर ही महंगी महंगी चीजें। हे प्रभु, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी इन गरीब आंखों पर। बहू अपना दाहिना पैर आगे करके इस कलश को गिराकर अपने शुभ पैरों से इस घर में कदम रख। अब पूर्वी भी अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है और घर की सुंदरता को निहारते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। बहू ये है तेरा कमरा और आज से ये घर तेरा हुआ। तुझे किसी चीज की दिक्कत हो तो मुझसे कहना, अभी तू आराम कर। पूर्वी तो अपने अमीर ससुराल में आकर काफी खुश थी, लेकिन अब देर शाम कोकिला अपनी बहू पूर्वी के पास आती है और एक थाल में चावल लेकर आती है। बहू जरा इस चावल में कंकर पत्थर तो देख दे, मुझे छोटे छोटे कंकर पत्थर नहीं दिख रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं देख देती हूँ चावल से कंकर पत्थर। अब पूर्वी जब उस चावल को देखने लगती है तो उस चावल में हल्दी, चंदन ये सब भी होता है। तभी वहां पूर्वी की जेठानी कल्पना का आना होता है। अरे देवरानी जी, माँ जी ने आपको भी आते ही काम पकड़ा दिया। ये माँ जी भी ना। दीदी मुझे आपसे ये पूछना था कि इतने चावल में क्या सबको हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, इस चावल का तो खीर बनेगा। और तुझे पता नहीं, ये चावल तेरे गृह प्रवेश में इस्तेमाल किया कलश का चावल है। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कल्पना के जाते ही पूर्वी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसके मन में कई सवाल होते हैं। पूर्वी नई थी तो वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती। ऐसे ही समय बीतता है। वह धीरे धीरे समझ पा रही थी कि उसका ससुराल सिर्फ नाम का अमीर है। एक सुबह दरवाजे पर एक भिखारी आता है। अरे कोकिला, दरवाजे पर लगता है कोई मांगने वाला आया है। अरे इन मांगने वालों से तो मैं खास कर परेशान हूँ। तू भी कैसी बातें कर रही? अभी अपने बेटे की शादी की है, खुशी से कुछ दे दे उसे। कोकिला अपनी पड़ोसन की बात सुनकर भिखारी के पास जाती है और उससे झोला ले लेती है जिसमें पहले से आटा चावल था, और रसोई में जाकर आटे के डिब्बे में से आटा निकालने की बजाय उस भिखारी के झोले का आटा डब्बे में पलट लेती है और चावल भी झोले से निकालकर एक एक कटोरी आटा और चावल दे देती है। ये सब पूर्वी देख रही होती है। एक मिनट, कोकिला तो किचन में भरा हुआ झोला लेकर गई, लेकिन लौटी तो झोला खाली कैसे है? रुक, इसे देकर आती हूँ फिर बताती हूँ। अब जब कोकिला उस भिखारी को झोला देने जाती है तो वो भी उल्टा कोकिला को श्राप देकर जाता है और कोकिला की पड़ोसन समझ जाती है कि कोकिला ने उस भिखारी का मांगा हुआ आटा चावल भी निकाल लिया है। अरे देवरानी जी, अभी आपने माँ जी को समझा ही कहा है, ये सब उनके लिए आम बात है। तो क्या यहाँ नाम की अमीरी है? वो तो आपको जल्द पता चल जाएगा।
पूर्वी धीरे धीरे समझ चुकी थी कि उसके घर की शानो शौकत में जितनी ज्यादा अमीरी है उतना ही उसके ससुराल वाले कंजूस हैं। खाने में तेल मसाले सिर्फ नाम के डाले जाते थे। अच्छे बर्तन के नाम पर 4 टूटे हुए बर्तन थे और जो कुछ पूर्वी के मायके से मिला था उसे भी पैक करके रख दिया गया था। और पूर्वी ये सब देखकर इतना तो समझ पा रही थी कि उसका ससुराल अमीर तो है, लेकिन क्या सिर्फ नाम का। अब देर शाम कोकिला अपनी पड़ोसन के साथ अपनी नई बहू को मंदिर लेकर जाती है। बहू, तुझे इस मंदिर इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि तू गोपाल के साथ भी यहाँ आ जा सके। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब कोकिला चप्पल ढूंढने लगती है तो अपनी सास को देखकर पूर्वी कहती है, माँ जी, आप किसका चप्पल ढूंढ रही हैं? हम तो खाली पैर आए थे। बहू चुप हो जा, हम यहाँ खाली पैर तो आए थे लेकिन जाएंगे चप्पल पहनकर। तुझे जो चप्पल पसंद आ रहा है वो पहन ले। ये सब मैंने भी तेरी सास से ही सीखा है, पहन ले तू भी कोई चप्पल। इतना कहकर जल्दी से कोकिला और उसकी पड़ोसन चप्पल पहन लेते हैं। पूर्वी भी अपनी सास के कहने पर वहां से चप्पल उठा लेती है। धीरे धीरे पूर्वी को समझ आने लगा था कि उसका ये कंजूस परिवार सिर्फ नाम का अमीर है। एक रोज देर शाम पूर्वी की ननद आती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। भाभी, आज कुछ अच्छा बना लो खाने के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुझसे इतने दिनों बाद मिलकर, लेकिन खाना पहले से बना हुआ है तो तेरे लिए कुछ अच्छा सुबह बना देंगे। लेकिन माँ जी, वो तो सुबह का खाना है, नंद और नंदोई जी के लिए मैं कुछ अच्छा बना देती हूँ। पूर्वी, रहने दे, माँ जी गुस्सा करेंगी। कोकिला के पास इतना पैसा होने के बाद भी उसके घर आई उसकी खुद की बेटी को सुबह का खाना खाने को मिलता है, दामाद को भी टूटे हुए बर्तन में खाना मिलता है। ये देखकर पूर्वी अपना सर पकड़कर अपने पति से कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों के पास इतना पैसा होते हुए आप घर आए मेहमानों की इज्जत तक नहीं करते। पैसे यूं ही नहीं आ जाते, और शुरू से घर को माँ और पिताजी ने ही चलाया है। अगले दिन कोकिला की बड़ी बहन लीला का आना होता है, जो पूर्वी की मुंह दिखाई को आई थी। ये साड़ी मैंने तेरे लिए रखी थी, दीदी आई हैं तो तू यही पहन ले, और जो नए कपड़े हैं वो शादी पार्टी के लिए रख। जो साड़ी कोकिला ने अपनी बहू को दी थी वो साड़ी कई जगह से फटी हुई थी। माँ जी को आदत है सस्ती चीजों की, ये साड़ी भी उन्हीं में से है। हे भगवान, सचमुच ये ससुराल सिर्फ नाम का ही अमीर है, वरना उनकी हरकतें तो भिखारी से भी बदतर हैं। क्योंकि तूने भी देखा ना माँ जी को कैसे चाय से मक्खी निकाली थी उन्होंने। पूर्वी अपनी सास की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी और जब भी कोई मेहमान कोकिला से मिलने के लिए फोन करता तो कोकिला खुद ही उनके घर पहुंच जाती अपने पूरे परिवार को लेकर, ताकि उनके आने पर घर में खर्चा ना बन बैठे। इन सब से परेशान होकर अब पूर्वी अपनी सास को सबक सिखाने का फैसला लेती है। बहू, पानी तो लाना जरा। अरे तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस आई? अरे पिताजी, मैं पूर्वी हूँ। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है बहू तुमने अपना? पिताजी, मैं क्या करती, माँ जी ने मुझे ये फटे पुराने कपड़े दिए हैं। जिस वक्त पूर्वी अपने ससुर के लिए पानी लेकर आती है उस वक्त दया शंकर के साथ उसका दोस्त बैठा होता है, जो ये सब देखकर दया शंकर से कहता है, भगवान ने जब तुझे किसी चीज की कमी नहीं दी है तो तू अपने परिवार, घर में बेटे बहू, खान पान, इन सब में अपनी गरीबी क्यों दिखाता है? जिसके पास नहीं होता वो भी तुझसे अच्छे रहते होंगे। तू सही कह रहा है मेरे यार, आज तक हम लोग सिर्फ बचाते चले आ रहे हैं। हमने बाहर वालों को तो अमीरी दिखाई, पर हम अपने ही घर वालों को गरीबी वाली जिंदगी देते चले आए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों, हमें माफ कर दो, हमने अपनी अमीरी को छुपाकर गरीबी को अपनाया, तुम लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। हमें माफ कर दो, आज के बाद हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, सिर्फ नाम के नहीं, अब हम अमीर कैसे होते हैं ये दिखाएंगे। कोकिला और दयाशंकर को अपने जिगरी दोस्त दीनानाथ की बात से एहसास होता है कि इतना कमाने का क्या फायदा जहां सिर्फ नाम की अमीरी हो। जीवन तो वह इंसान भी जीता है जो गरीब हो। बिना रसोई वाले ससुराल में बहू की पहली रसोई। हे भगवान, ये क्या, इन जानवरों ने तो सारा खाना छूटा कर दिया। भागो यहाँ से, भागो। कुत्ते बिल्ली अपने मुंह में खाने का बर्तन उठाकर भागने लगते हैं। अरे मेरे बर्तनों को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको, अरे रुक जाओ। भावना उन जानवरों के पीछे भागने लगती है। इस बिना रसोई वाले ससुराल में तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। न घर के अंदर खाना बना सकती हूँ, न घर के बाहर। अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और मैं अभी से इतनी परेशान हूँ। मुझे तो पूरी जिंदगी ही गुजारनी है यहाँ, न जाने आगे क्या होगा। गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी के घर में रसोई तो बनी होती है, तो क्यों भावना के ससुराल में रसोई नहीं थी? और बिना रसोई के आखिरकार भावना खाना कैसे बनाती थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं।
क्या जला दिया पूरे घर में, धुआं ही धुआं कर दिया है, सांस भी नहीं ली जा रही है। लगता है इन लोगों ने लाल मिर्च का तड़का लगाया है। हाय, मेरी आंखों में से तो आंसू निकल रहे हैं। अब बस एक ही कमरे के अंदर रहोगी तो खाना भी बनेगा तो धुआं तो उठाएगा ही ना। इतनी ही खांसी हो रही है तो बाहर चली जाओ। अरे भाभी, अगर घर के अंदर ये धुआं है तो घर के बाहर पता नहीं कितनी ठंड है। मैं तो कदम भी ना रखूं ठंड में बाहर जाने में, उससे अच्छा है यहाँ खांसती रहूं। शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक मैं अपने ससुराल में रसोई नहीं बनवा पाई। रसोई की कितनी दिक्कत होती है, ये तो हम बस खाना बनाने वालों से ही पूछो। बर्तन किसी कोने में पड़े रहेंगे तो मसाले के डिब्बे किसी कोने में पड़े रहेंगे। हमें तो फिर भी आदत हो गई है, लेकिन कल वो जब अजय की पत्नी आएगी तो बेचारी का क्या होगा। वो तो अपने बिना रसोई वाले ससुराल को देखकर दंग रह जाएगी। समय गुजरता है और अजय की उसकी जैसे गरीब परिवार की एक भावना नाम की लड़की से शादी हो जाती है। भावना अपने ससुराल में तो आ गई थी, लेकिन अभी तक भावना अपने बिना रसोई वाले ससुराल से पूरी तरह से अनजान थी। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज भावना की पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। रसोई कहाँ बनी है मुझे बता दीजिए। भावना, तुम्हारे पीछे ही तो बनी है रसोई। भाभी, ये तो बस एक मिट्टी का चूल्हा है, भला ये रसोई कैसे हो सकती है। रसोई में तो चूल्हे के साथ साथ बर्तन, मसाले के डिब्बे, खाना बनाने का सारा सामान होता है। मुझे तो लगा था कि चूल्हा इसलिए बना है ताकि आप लोग इस ठंड में पानी गर्म कर सके। ये पानी गर्म करने के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए बना है बहू। और अगर तेरे ससुराल में कोई रसोई नहीं है तो तेरे बिना रसोई वाले ही ससुराल में हम इस चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तुझे भी अपनी पहली रसोई की रस्म इसी चूल्हे पर करनी होगी। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर भावना इस सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे बिना रसोई के अपनी पहली रसोई की रस्म करेगी। यहाँ तो बस ये एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, मसाले के डिब्बे और बर्तन वगैरह कहाँ हैं? भावना इधर उधर अपना सिर हिलाकर देखती है तो उसे किसी कोने में मसाले के डिब्बे नजर आते हैं तो किसी कोने में कुछ बर्तन। ये क्या, ये सब तो रसोई में रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो देखो सब कुछ कैसे फैला हुआ है इस एक कमरे में। ये सब लोग गुजारा कैसे कर लेते हैं? इसी में ही उठो बैठो सो जाओ और इसी में ही खाना बनाओ। भावना बार बार उठकर किसी कोने से बर्तन लेकर आती है तो किसी कोने से मसाले के डिब्बे, तो कभी दीवार पर टंगी सब्जियों की थैली में से सब्जी निकालकर सब्जी काटने लगती है। ये सब कर भावना जैसे ही सब्जी में तड़का लगाती है तो तड़का गलती से जल जाने के कारण पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। क्या जला दिया तूने? छाती में दर्द हो रहा है खांसते खांसते। धुआं तो सच में काफी हो गया है, ऊपर से घर का दरवाजा भी बंद है। एक काम करती हूँ, दरवाजा खिड़कियों को खोल देती हूँ। भावना जैसे ही दरवाजा खिड़की खोलती है तो अचानक बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आने लगती हैं और सभी के साथ ठंड से कपकपाने लगते हैं। अरे भाभी, ये क्या किया आपने? खांसी से क्या हम कम परेशान थे जो दरवाजा भी खोल दिया? उमा जल्दी से 6:30 बजे दरवाजे बंद करते हैं। वहीं उस एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार बैठा होता है। कोई आपस में बात कर रहा होता है तो किसी बात पर बहस, और बच्चे तो चिड़ियाघर के जानवर की तरह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। शोर के चक्कर में भावना गलती से खाना बनाते बनाते अपना हाथ ही जला लेती है। मेरा हाथ, ये क्या हो रहा है? मेरी पहली रसोई की रस्म में इतनी देर से खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी तक एक चीज तक नहीं बनी है। भावना जैसे तैसे करके बिना रसोई के ससुराल में अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरी करती है। भावना की इतनी मेहनत करके खाना बनाने के बावजूद भी घर में खाना ज्यादातर किसी को पसंद नहीं आता। ये कैसा खाना बना है? आज मुझे तो लगा था कि तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम कुछ बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाओगी। रोज की तरह दाल चावल बनाकर रखती है और इसमें भी स्वाद सही नहीं है। भावना, तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। क्या तुम ये खाना बनाती हो? चावल ठीक से पके नहीं हैं और दाल भी मुझे कच्ची कच्ची लग रही है। बिना रसोई वाले ससुराल में मैंने इतनी मुश्किल से पहली रसोई का खाना बनाया और इन लोगों को खाना बना कर दिया, और इन लोगों को तो बस खाने में नुस्ख निकाल कर खाना खाना है। तो खाओ वरना मत खाओ। भावना ये सारी बातें मन ही मन बोलकर रह जाती है। बिना रसोई के ससुराल में रसोई का सारा सामान इधर से उधर फैला रहता था। भावना जैसे ही सुबह सोकर उठती है तो गलती से एक कटोरा में पैर रख देती है, जिससे फिसलकर भावना नीचे गिर जाती है। मेरी कमर, ये कटोरा यहाँ बीच रास्ते में किसने रखा? सारे घर में सब कुछ फैला हुआ है। बस अब मैं इस घर के अंदर खाना नहीं बना सकती। भावना घर के बाहर जाती है और दीवार के सहारे एक मिट्टी का चूल्हा तैयार कर 2 मिट्टी की स्लैब भी तैयार कर देती है, जिसमें से एक स्लैब पर वो खाना बनाने की कुछ बर्तन और एक स्लैब पर मसाले के डिब्बे रख देती है। अब तो मैं यहाँ आराम से खाना बनाऊंगी बिना किसी टेंशन के। अब ना ही किसी को खांसी उठेगी और ना ही इधर उधर सामान फैलेगा।
थोड़ी देर तो भावना आराम से आंगन में बैठकर खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अब भावना को ठंड लगने लगती है और ठंडी हवाओं के चलते बार बार चूल्हा भी बुझने लगता है। अंदर से निकालकर बाहर आई तो अभी ठंड परेशान करना शुरू कर रही है। चूल्हा भी बार बार बुझ रहा है, ऊपर से ठंड में चूल्हे के पास बैठकर भी मेरी कपकपी नहीं बंद हो रही। बिना रसोई वाले ससुराल में भावना कुछ दिनों में काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो रसोई बनाने के लिए अपनी सास से बात करती है। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी तक तो इन लोगों ने तो रसोई बनाई नहीं, तो वो अब क्या बनाएंगे? तुम्हें क्या बताऊं मैं कि बिना रसोई वाले ससुराल में क्या हालत हो गई है मेरी, कैसे कैसे मैं खाना बनाती हूँ। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तू बड़े हमारे लिए 56 भोग के पकवान बनाती है। बनाना तो तुझे रोज दाल और खिचड़ी ही है। भावना की बात को नजरअंदाज करके अलका और सरिता आपस में ही लड़ने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भावना चूल्हे पर खाना बनाकर रख कर जैसे ही घर के अंदर जाती है तो आसपास के कुछ कुत्ते और बिल्ली जाकर भावना के बने हुए खाने को झूठा कर देते हैं, जिसे देख भावना हद होती है सच में। मैं तो कसम से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मन तो कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाऊं, लेकिन मेरे माँ बाप तो उल्टा मुझे वापस वहीं भेज देंगे। उनको क्या पता मैं बिना रसोई वाले ससुराल में उनकी बेटी किस तरह रह रही है। भावना जैसे तैसे कर उन कुत्ते बिल्लियों से लड़कर अपने बर्तन लेकर आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह भावना बाहर आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी न जाने कहां से एक गाय आती है, अपने लंबे लंबे सींग से भावना को मार देती है। भावना के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग घर के बाहर आते हैं। भावना के पैर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, जिसे देख सभी लोग भावना को जल्दी से घर के अंदर लेकर जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। भावना, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा कहीं लगी तो नहीं? इसीलिए कहती थी कि बाहर बैठकर खाना मत बनाओ, देखा लग गई ना चोट। तो क्या करती, घर के अंदर कैसे बैठकर खाना बनाती? घर के अंदर खाना बनाओ तो दिक्कत, बाहर बनाओ तो दिक्कत। बिना रसोई वाले ससुराल में खाना बनाने में कितनी परेशानी आ रही है ये सिर्फ हम औरतों को ही पता है। आप लोगों का क्या, आप लोग तो खाना खाकर काम पर चले जाते हो, लेकिन जरा हमारा तो सोचो। आप ना सही कह रही हैं, दिक्कत तो इनकी काफी ज्यादा होती है, लेकिन क्या करें, रसोई बनाने के लिए एक अच्छी जगह और काफी पैसे चाहिए, और हमारे पास अगर ये सब होता तो हम तो कब का ही रसोई बना देते। सच कह रहे हो, बिना रसोई के तो मुझे भी काफी दिक्कत होती है। मैं भी अब बिना रसोई के खाना नहीं बना सकती। जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा कर भी लेंगे तो रसोई बनाएंगे कहाँ? घर के अंदर इतनी जगह है नहीं और बाहर हम बना नहीं सकते। किसने कहा है कि हम घर के अंदर या घर के बाहर रसोई बनाएं? हमारी छत है, हम उसके ऊपर रसोई बना लेंगे, जानवर का खतरा भी खत्म हो जाएगा। भावना का ये आइडिया सभी को काफी पसंद आता है, तो उसके बाद अब अजय और सुनील दोनों भाई मिलकर कुछ हफ्तों तक काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और पैसे जोड़कर थोड़े बहुत ईंट, रेत और सीमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं और छत पर 4 दीवारी के अंदर वो लोग एक रसोई बनाते हैं और साथ में छत पर जाने के लिए एक सीढ़ियां भी। इसके चलते अब दोनों बहू आराम से छत पर बैठकर अपनी रसोई घर में खाना बनाती हैं और बिना रसोई वाले ससुराल की ये परेशानी यहीं खत्म हो जाती है।